एवरीवन, मैं डॉक्टर जूही आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आज हम जो वर्ल्ड मैप का हमने शुरुआत किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे। और नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। मैपिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है जो हमें डायरेक्शन देगा कि हम मैपिंग में इन सारी बातों को ध्यान में रखें। तो आइए हम जानते हैं मैपिंग में हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो मैपिंग में सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, ये वर्ड जो आते हैं ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल करना है उसको आप यहाँ पे समझेंगे। अब ये क्या जो वर्ड आया है इसको कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। यूपी पीसीएस ने एक बार क्वेश्चन कर दिया कि ग्रीन फॉरेस्ट क्या है। ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट क्या है। अभी आपने पढ़ा ही नहीं ग्रीन फॉरेस्ट क्या है, कैसे आंसर करोगे। ये वर्ड आ रहा है ग्रीन फॉरेस्ट क्या है। अब इस नाम से आप समझ पाओगे क्या ग्रीन फॉरेस्ट क्या है। अब इस नाम से आपको लग रहा है ऐसे हरा भरा जंगल। ऑप्शन में भी ऐसे ही कुछ दे रखा था। ऑप्शन में था हरा भरा जंगल, दूसरा एक शहर है, तीसरा एक माउंटेन है, चौथा में नन ऑफ द एबव। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था तो बहुत लोगों ने हरा भरा जंगल को टिक आउट किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछने के बाद आप आंसर अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। इसका आंसर है कि ये एक माउंटेन है। ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट क्या है, एक माउंटेन है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तिब्बत। तिब्बत क्या है। अब ये तिब्बत के बारे में आप जब तक जानोगे नहीं तब तक आप बताओगे नहीं। तो ये फैक्ट्स जो हैं ये क्या है, व्हाट एंड वेयर, ये क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं। क्या है, फैक्चुअल। इसको आप रट्टू तोता की तरह बिल्कुल रट जाइए, याद कर लीजिए। और ये जो कैसे वर्ड आता है ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल, इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। जैसे ही कैसे वर्ड आता है वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी में अभी एक देख लो, एक बड़ा ही बढ़िया थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम हर एक चीजों को समझ सकते हैं, जैसे कि पर्वत कैसे बना, पठार का निर्माण कैसे हुआ, गर्त का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, भूकंप कैसे आता है। इन सारी बातों का समावेशन है ये थ्योरी। इन सारी बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास करता है। इस थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पूरा समझना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैपिंग में जहां जहां कुछ वर्ड अटक रहे हैं वहां पे आपको बताने का कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो तिब्बत क्या है, अगर आपने जाना है तभी आप बता सकते हैं कि यह एक पठार है। ठीक है, तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये फैक्ट्स में आते हैं, ये आपको रटना होगा। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कि तिब्बत का पठार कहाँ है। तिब्बत का पठार कहाँ है, कहाँ है, ये भी एक फैक्ट है। ये लोकेशन आपको समझना होगा। तो इस लोकेशन को समझने के लिए हमने वीडियो बना रखा है अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में, जो हमें लोकेशन समझाने का प्रयास करता है। वो अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका हमने वीडियो बना दिया है और YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं।
तो वो लोकेशन आपको समझा सकता है कि कैसे कहाँ पे तिब्बत का पठार है। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि हिमालय के नॉर्थ में है, हिमालय के नॉर्थ में है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाए कि तिब्बत का पठार कैसे बना। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि तिब्बत का पठार कैसे बना, तो आप रट करके जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। उसके लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जाना होगा। तो ये भी तिब्बत का पठार को समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी माध्यम है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको पढ़ना होगा, इसको समझ को आपको विकसित करता है कॉन्सेप्ट। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाए एग्जाम में, अगर सारी इन तीनों वर्ड को अगर आप समझ लेते हैं तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, अगर तीनों वर्ड को अगर आप अच्छे तरीके से कर लें मैपिंग में, तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी एग्जाम में आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल चुका है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है मैपिंग से रिलेटेड। तो आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आते हैं नॉर्थ अमेरिका से को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में आपको बताएं कि खाड़ी, खाड़ी एक वर्ड आता है हिंदी में। अब इसको अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड से जाना जाता है, जैसे कि गल्फ, बे, बाइट एंड साउंड। तो इन चारों वर्ड से हम समझते हैं, और हिंदी में इसका नाम सिर्फ और सिर्फ एक खाड़ी है। अगर अंग्रेजी में ये अलग अलग नाम दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, कारण जरूर होगा। तो उन सारे कारणों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप कहीं पे भी ये वर्ड आप सुने और समझें तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड क्यों दिया गया है, यहाँ पे गल्फ नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिसके बारे में आप समझेंगे। पहला, महाद्वीप। दूसरा, महासागर। ये वर्ड जैसे जैसे आते हैं ना, वैसे वैसे आपके माइंड में क्लिक करता जाता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। तो आप जब तक वर्ड का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा कहीं भी किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। तो हर एक वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चौथा नंबर सीमांत सागर। पांचवा, गर्त। छठा, पर्वत, पहाड़। पर्वत और पहाड़ में भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पर्वत अलग और पहाड़ अलग क्यों होता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि दिखने में दोनों तो सेम ही होते हैं। तो उसके बारे में भी आज जानेंगे। पठार। नौवां नंबर, मैदान। 10वां, तटीय मैदान। तटीय मैदान। 11वां, खाड़ी। खाड़ी हिंदी में एक ही वर्ड है लेकिन इसका अंग्रेजी में अलग अलग है, गल्फ, बे, बाइट। ये इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश टर्म है, और हिंदी में सिर्फ इसको खाड़ी ही बोला जाता है। तो इन सारे शब्दावलियों को हम समझेंगे। सबसे पहले आएंगे महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप का क्या मतलब है? तो एक ऐसा वृहद स्थलखंड जिसकी अपनी एक सीमा होती है।
एक ऐसा वृहद स्थलखंड जिसकी अपनी सीमा होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इन सारे महाद्वीपों का क्या है? अपना सीमा है, जिसके अंतर्गत इन महाद्वीपों को रखा गया है। तो ऐसा स्थलखंड जिसकी अपनी सीमा होती है। अब आते हैं महासागर के बारे में। तो महासागर एक ऐसा जलीय भाग जिसकी अपनी सीमा होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सारे महासागरों की अपनी एक सीमा होती है। अब आते हैं सीमांत सागर के बारे में। ठीक है, सीमांत सागर क्या है? ऐसे समुद्री भाग जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हो। स्थलीय सीमा से लगे हुए समुद्री भाग को सीमांत सागर कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? भूमध्य सागर, ये भी सीमांत सागर ही कहलाते हैं। कैरेबियन सागर, ब्लैक सी, ये सारे क्या है? सीमांत सागर ही कहलाते हैं। अब आते हैं द्वीप के बारे में। द्वीप क्या है? समुद्र के बीच में जो उठा हुआ भाग होता है समुद्र के ऊपर। ये देखें कि ये भाग समुद्र से डूबा हुआ है, लेकिन ऊपर का कुछ भाग दिख रहा है। अब ये भाग जो समुद्र के बीचों बीच में जो दिख रहा है, चारों तरफ जलीय भाग से घिरा हुआ है, समुद्र के भाग से घिरा हुआ है, और ये भाग जो दिख रहा है, इसी को द्वीप कहा जाता है। ये नदी के बीच में भी हो सकता है, झील के बीच में भी हो सकता है, समुद्र के बीच में भी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? द्वीप। अब आते हैं गर्त। एक गहरा खाई खड्ड जिसकी गहराई अधिक होती है। ये स्थलीय भाग में भी हो सकता है, समुद्री भाग में भी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? गर्त। ठीक है, अब आते हैं पर्वत के ऊपर। ठीक है, पर्वत क्या है? पर्वत आप देखें कि ये भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा है। क्या ये पर्वत है? नहीं, ये पर्वत नहीं है, ये पर्वत है। क्यों? इसका कारण ये है कि पर्वतों के कुछ शर्त रखे हुए हैं। पर्वत के नामकरण के लिए कुछ शर्त हैं। क्या? कि इसका सी लेवल से ऊंचाई जो होना चाहिए 1500 मीटर से अधिक होना चाहिए, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई होना चाहिए, और इसकी अपनी शिखर हो, नुकीली शिखर हो, और इसकी जो ढाल है वो कितना होना चाहिए? लगभग 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का ढाल होना चाहिए, और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो शिखर देखने को मिलता है उसे पर्वतों का पर्वतों के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब इसका शिखर आप देख रहे हैं बिल्कुल सपाट है, तो ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? पठार। इसकी ऊंचाई क्या होगी? 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर की ऊंचाई और शिखर सपाट हो, उसे क्या कहा जाता है? पठार। ठीक है, ये पठार की श्रेणी में आता है, और ये पहाड़ पर्वतों की श्रेणी में। अब आते हैं कि पहाड़ क्या है। पर्वतों और पहाड़ में क्या अंतर है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पर्वत तो बोलते हैं जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक हो। पहाड़ 900 से 1500 मीटर के बीच में जिनकी ऊंचाई होती है, उसे पहाड़ के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों की जो शिखर है वो भी नुकीली होती है, और लेकिन इनकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। आपके गांव वगैरह में, आपके बहुत सारे आसपास के इलाके में बहुत सारे ऐसे पहाड़ देखने को मिलते हैं जो पर्वतनुमा आकृति के होते हैं, लेकिन उसे पहाड़ ही बोला जाता है, पर्वत नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 900 से 1500 मीटर तक। ठीक है, और पहाड़ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 900 से 1500 मीटर, और पर्वतों की ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पर्वत, पहाड़ और पठार के बारे में जान लिया। अब आते हैं मैदान। मैदान की भी ऊंचाई होती है 400 से 600 मीटर।
इनकी ऊंचाई होती है, और सी लेवल से इनकी ऊंचाई होती है, और ये भी इनकी जो स्थलीय भाग होता है बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, तो ये मैदान के श्रेणी में आते हैं। अब तटीय मैदान, तटीय मैदान क्या है? ये मान लो आपका स्थलीय भाग है, ये आपका समुद्री भाग है, या फिर नदी का इलाका है। तो ये वाला जो भाग होगा, ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा? तटीय मैदान। तटीय मैदान भी बिल्कुल समतल होता है, समतल वाली आकृति में होता है, लेकिन समुद्र के जो तट पे होता है, वो वैसा स्थल भाग जो समुद्र के तट पर हो, उसे तटीय मैदान कहते हैं। ये भी समतल ही होता है। ठीक है, तो ये तटीय मैदान हो गया। अब आते हैं खाड़ी के ऊपर। खाड़ी में ये जो तीन वर्ड आप देख रहे हैं, गल्फ, गल्फ को आप एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप नॉर्थ अमेरिका को ले लीजिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को आप ले लीजिए। तो नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में आप देखिएगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलती है। ये आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, और इसी द्वीप के बिल्कुल सकरा ये रास्ता बना है, और ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये स्थल के अंदर धंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जो समुद्री भाग जो स्थल में धंसा हुआ आपको दिखे, और इसका जो मुख हो वो सकरा हो, ये बिल्कुल सकरा है इसका मुख, ये द्वीपों से घिरा हुआ ये मुख इसका बिल्कुल सकरा है, और अंदर की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है, वक्राकार आकृति में हो, तो इसको क्या कहा जाता है? गल्फ। ठीक है, ये गल्फ है। और एक आता है बे। ये बाकी सारे जो बे बाइट साउंड वगैरह है, उन सभी से इनकी जो गहराई होती है वो बहुत अधिक होती है। ये बहुत अधिक वक्राकार होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसका मुख काफी सकरा होता है, पतला होता है, और अंदर जाकर के इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है, लेकिन इसकी जो गहराई होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये गल्फ इसका नाम दिया जाता है। अब आते हैं बे। बे, आप देखिए बंगाल की खाड़ी, ये वक्राकार होता है, कभी अर्धचंद्राकार आकृति में भी होता है, अर्ध वक्राकार भी होगा, पूर्ण वक्राकार भी होगा, लेकिन इसका मुख जो होगा वो चौड़ा होगा, इस प्रकार। ठीक है, मुख चौड़ा होता है। ये गल्फ के अपेक्षा इसकी गहराई कम होती है। ठीक है, तो ये बे कहलाता है। आपके यहाँ बे ऑफ बंगाल है इंडिया में, हमारे यहाँ। अभी आते हैं बाइट। बाइट क्या है? ठीक है, तो बाइट आप ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया का आकृति कुछ इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया की आकृति कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पे है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये वक्राकार आकृति में नहीं है, ये धसा हुआ है, स्थल भाग का ये भाग धसा हुआ है, लेकिन ये वक्राकार आकृति में नहीं है, और इसका मुख काफी चौड़ा है। ये आप देखिए इसकी आकृति यहाँ पे, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की। ठीक है, ये स्थल का भाग जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, लेकिन वक्राकार नहीं है, इसका जो गहराई बहुत कम होता है। ये नौका वाहन के लिए
ये सही जगह नहीं है, क्योंकि गहराई कम होने के कारण यहाँ पे नौकाएं नहीं चल पाती हैं, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया गया बाइट। खाड़ी ये भी है हिंदी में, लेकिन इसका नाम इंग्लिश में बाइट दिया गया, ताकि समझ सके कि इसकी गहराई, इसकी आकृति क्या है। तो आकृति और गहराई के आधार पे इसको अलग अलग नाम पे रखा गया है, ठीक है। अभी हम इन सारी बातों को समझने के बाद हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। नॉर्थ अमेरिका को समझने के लिए हमें पूरे वर्ल्ड को देखना होगा पहले, ठीक है। इस प्रकार ये आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। तो आप वर्ल्ड मैप बहुत आसानी से बनाना सीख लीजिए, ताकि बहुत कम समय में आप एक आउटलाइन दर्शा सके। मुझे भी बहुत परफेक्शन के साथ नहीं आता है, लेकिन इतना आता है कि हम एक आउटलाइन के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं। ये क्या है, एशिया, ठीक है। इधर यूरोप, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो इस प्रकार से आपके 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। अभी आते हैं कि आपका 0 डिग्री कहाँ से प्रवेश करता है। बिल्कुल अफ्रीका के मध्य से होते हुए, साउथ अमेरिका से होते हुए 0 डिग्री प्रवेश करता है। 23.5 डिग्री भी अफ्रीका से होते हुए जाती है, और मकर रेखा भी अफ्रीका से होते हुए ही जाती है। तो तीनों रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका से होते हुए प्रवेश करती हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मकर, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका से होते हुए प्रवेश करती। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, मैक्सिको, ये मैक्सिको वाला भाग है, और यहाँ पे एक बहामास है, ठीक है। ये देश है जहां से होते हुए दो देश है जहां से होते हुए कर्क रेखा पास करती है, ठीक है, बहामास और मैक्सिको से होते हुए। तो ये जो वर्ल्ड मैप बनाने के पीछे आप लोगों को बताने का है कि इसका क्या लोकेशन है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, और ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। तो आप देखें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस साइड इसको ईस्ट बोला जाता है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के साइड इसको वेस्ट बोला जाता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका किधर हो गया, वेस्ट में। अभी आइए कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के नॉर्थ में है ये, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के नॉर्थ में है। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये किधर है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री के किस साइड में ईस्ट है और वेस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी पूरा हम नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आते हैं। नॉर्थ अमेरिका को समझने के लिए हमें मैप को बनाना होगा। नॉर्थ अमेरिका के आज पॉलिटिकल मैप को समझेंगे, ठीक है। एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप वो होता है जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, झील
नदियां, इन सारी चीजों को हम फिजिकल मैप में देख सकते हैं। जैसे ही नदियों की बात आती है, आप फिजिकल मैप को उठाएं। जैसे ही आपको पर्वतों की बात आती है, पठारों की बात आती है, आप किस मैप को उठाएंगे? फिजिकल मैप को। और जैसे ही राज्य का बात आता है, किसी भी देश के राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, ब्लॉक के बारे में पूछा जा रहा है, बंदरगाहों के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप तुरंत पॉलिटिकल मैप को उठाइए। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप आपके राज्य के बारे में, बंदरगाहों के बारे में, ब्लॉक के बारे में, इन सब के बारे में बताता है पॉलिटिकल मैप। तो नॉर्थ अमेरिका को समझने के लिए मैप को समझेंगे। मुझे बहुत अच्छे से मैप बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ विकसित हो। ठीक है, तो ये आपका अलास्का है। ये क्या है? अलास्का। और ये क्या है? कनाडा। ये जो तीन कंट्री है, अलास्का जो है ये यूएस का भाग है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूएस है, इसी का भाग है अलास्का। ठीक है, और ये आएगा मैक्सिको। ये तीन कंट्री तो आपको हमेशा ध्यान में रहता है, लेकिन इसके अलावा जो कंट्री आते हैं वो आपको ध्यान में नहीं रहता। अब इसके अलावा कितने, नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्री हैं? 23, याद रखना है, 23 कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। साउथ में क्या है? साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन। और ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है। तो एक प्रकार से ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और चौथे में, साउथ में, साउथ अमेरिका का भाग आता है जो स्थलीय भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन कंट्री तो आपको दिख रहा है। बाकी ये जो 7 कंट्री यहाँ पे, ये मध्य अमेरिका इसको बोला जाता है, इसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। तो ये लैटिन अमेरिका जो है वो कौन कौन से हैं? ये 7 कंट्री यहाँ पे है। ठीक है, अभी सरस्वती पूजा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण मैं बहुत देर से वीडियो बनाने का कोशिश कर रही थी, बन नहीं पा रहा था। अभी भी बहुत ही धूम धड़ाका चल रहा है, बाहर में आवाज आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे साउथ में पनामा आता है। 7 कंट्री कौन कौन से हैं? पनामा। फिर उसके बाद साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ बढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि पहला नंबर पनामा, फिर उसके बाद कोस्टारिका, फिर निकारागुआ, फिर होंडुरस, फिर उसके बाद एल सल्वाडोर, फिर उसके बाद आपका आएगा ग्वाटेमाला, फिर एक और है बेलीज। ठीक है, तो ये आपको 7 कंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा लैटिन अमेरिका में, जो आपको याद रखना है बिल्कुल 100%। लैटिन अमेरिका के कौन कौन से कंट्री है, कभी कभी डायरेक्शन पूछ दिया जाता है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए क्रम में आप बताएं कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है? पनामा, निकारागुआ, होंडुरस, सॉरी पनामा, फिर आएगा कोस्टारिका, फिर निकारागुआ, फिर उसके बाद होंडुरस, फिर उसके बाद एल सल्वाडोर, फिर उसके बाद आएगा बेलीज, और उसके बाद सबसे नॉर्थ में ग्वाटेमाला। तो इस प्रकार से 7 कंट्री यहाँ पे हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप है। ये यहाँ पे लगभग 13 कंट्री है। तो कुल मिला के 23 कंट्री हुए। तो ये
यहाँ पे 13 कंट्री है, सबके बारे में हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग घबराए नहीं, हम हर एक चीजों को, हर एक पार्ट को आपको बताते चलेंगे। नॉर्थ अमेरिका का लगभग 3-4 वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको हर एक पार्ट को समझाते चलेंगे। हर एक कंट्री में क्या क्या खासियत है, क्या कितनी झीलें हैं, कितने बंदरगाह हैं, सबके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और आगे जो आने वाला वीडियो है उस पे भी बने रहे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।